बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का निचोड़ 20 मिनट में। जी हां, 20 मिनट में आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं और साथ में रिवीजन के बाद इस स्लाइड के साथ 20 क्वेश्चंस और हैं, जिन 20 क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट के इस निचोड़ को। और अगर अंत तक आपको पढ़ने के बाद मजा आएगा, आपको लगेगा कि हां सर मेरा पूरा कंटेंट रिवाइज हो गया, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कहानी शुरू होती है चार्ज से। सर चार्ज की बात करें तो चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं सर? चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। और एसआई यूनिट क्या होती है सर चार्ज की? अगर एसआई यूनिट की बात करी जाए सर तो चार्ज की एसआई यूनिट हमारे पास कूलाम हो जाती है। चार्ज की एसआई यूनिट हमारे पास कूलाम हो जाती है। और ये क्वांटिटी कैसा होता है सर? ये जो हमारा चार्ज है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है सर। और ये चार्ज कितने तरह का होता है सर? दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं सर? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं सर? वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। हम सब जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत बढ़िया, तो उसकी बहुत ज्यादा बातें नहीं करने वाले हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो Q इक्वल्स टू आपके पास हो जाता है प्लस माइनस एनी। मतलब बॉडी से अगर ई चार्ज निकल गया तो बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और अगर बॉडी के ऊपर एन इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। एन क्या होता है सर? इंटीजर होता है। ई क्या होता है सर? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम होता है। और इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं सर? इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है सर? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि इससे कोई छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बात आ जाती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की तो हमको क्लियर है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ना तो बनाया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है। यहां तक की कहानी सबको क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर किसी चार्ज को, जिसका रेस्ट चार्ज Q0 है और मास M0 है, एक बॉडी है, इसको अगर दौड़ा दिया जाए तो इसका चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मास जो है दौड़ा दिया जाए इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ लाइट तो मास जो है वो m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाता है। ये चार्ज की कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इसके बाद दूसरे हिस्से पर हम चलते हैं। ये हम जानते हैं कि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जेम्स कूलाम ने बताया कि ये दोनों कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, जिसको हम कूलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं। कूलाम्स लॉ क्या कहता है सर? कूलाम्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास दो चार्ज बॉडीज हैं, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, इनके बीच का गैप R है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो आपको यहां पर चार्ज का कैरेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्स अपना डायरेक्शन चार्ज के हिसाब से डिसाइड कर लेगा, आपको बस चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो ये आपके पास हो जाता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है एयर के लिए, और इसको लिखा जाता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट को लिखा जाता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। हम सबको ये बातें पता है। अच्छा, K जो आपको दिख रहा है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की ये वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट जो आपको दिख रहा है ये एयर या वैक्यूम के लिए होता है। अच्छा, अगर हम किसी मीडियम में चले जाएं तो वहां पर आपका जो एप्सिलॉन नॉट है वो रिप्लेस हो जाता है एप्सिलॉन m से। और हम जानते हैं कि जो हमारा एक टर्म होता है एप्सिलॉन r, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कहा जाता है, ये बराबर होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां से हम एप्सिलॉन m की वैल्यू निकालते हैं और इसको क्या लिख देते हैं? एप्सिलॉन m की वैल्यू निकालते हैं और इसको K एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। और अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को उठाकर किसी मीडियम में रख देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है, तो समझिएगा जब फोर्स होता है वो फोर्स इन मीडियम बदल जाता है और ये क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाता है। और हम ये जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये इंटरनल फोर्स होता है, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है। Q1 जितना फोर्स Q2 पर लगाएगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। ये बात हमको सब बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है। अब क्या होता है सर? ये हमारे पास कूलाम्स लॉ हो गया। और कूलाम्स लॉ पर अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो देखो इससे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इससे शेयरिंग ऑफ चार्ज पर पूछा जाता है सवाल।
सर शेयरिंग ऑफ चार्ज पे सवाल पूछा जाएगा। और किस पर सवाल पूछा जाएगा सर? इक्विलिब्रियम पे सवाल पूछा जाएगा और एसएचएम पर सवाल पूछा जाएगा। ये तीनों टॉपिक्स इस पर्टिकुलर पोर्शन से आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनके क्वेश्चंस लगा दीजिएगा। स्लाइड के नीचे आपको 20 सवाल दे रखे हैं, उन 20 सवाल को लगाएंगे, 20 मिनट पढ़ेंगे, 20 सवाल लगाएंगे, आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर चलते हैं। अगला हिस्सा हमारा क्या है सर? इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसकी बात करते हैं सर? इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली स्टोरी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी सर? पॉइंट चार्ज की। अच्छा सर, पॉइंट चार्ज से अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना हो, किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमको डिफाइन करनी हो, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? कहते हैं कि अगर आपके पास ये कोई चार्ज Q है, इसकी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी r डिस्टेंस पर, की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू लिमिट ऑफ Q0 टेंड्स टू 0, Q0 टेंड्स टू 0 F बाई Q0। यहां पर कोई एक टेस्ट चार्ज रखा होगा Q0, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा? अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो भाई E जो होगा ये आपके पास हो जाएगा लिमिट ऑफ Q0 टेंड्स टू 0, और F की जगह हम लिख लेते हैं KQ इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये Q0 से Q0 कट जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आपके पास हो जाता है KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के एसआई यूनिट की बात करी जाए तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट आपके पास न्यूटन पर कुलाम हो जाती है। और ये बात आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी पॉइंट चार्ज की मदद से अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो जैसे पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम होता है जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके बारे में जरूर पढ़ रखा हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है, इसी पॉइंट चार्ज का बेसिक एक्सप्रेशन यूज होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, और हम अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट सम फाइनाइट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 2a लिखी होती है, कहीं L लिखा होता है। अरे बात समझ आ रही है? सिस्टम को डाइपोल कहते हैं, और ये सिस्टम एक मूवमेंट एसोसिएट करता है, जिस मूवमेंट का नाम होता है बेटा जी डाइपोल मूवमेंट। क्या नाम होता है सर? इसका नाम होता है सर डाइपोल मूवमेंट। अगर डाइपोल मोमेंट की बात करी जाए तो इसको डिनोट करते हैं P वेक्टर से, और ये बराबर होता है Q इंटू 2a वेक्टर, या इसको लिखा जाता है Q इंटू L वेक्टर। और सर अगर आप वेक्टर कह रहे हो तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहता है, और डायरेक्शन क्या होता है सर? नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद की स्टोरी आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करी जाती है तो इसमें स्टोरी क्या बन जाती है सर? इसमें जो पहली कहानी बन जाती है उसको कहा जाता है एक्सियल लाइन। अगर आप एक्सियल लाइन की बात करते हैं तो सिंपल सी बात आप समझिए कि एक आपके पास चार्ज होता है प्लस Q, एक चार्ज होता है आपके पास माइनस Q। ये दोनों 2a डिस्टेंस पर रखे होते हैं, और यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पर जाकर एक पॉइंट P होता है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है 2kpx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब इसी में x फार ग्रेटर देन a हो जाता है तो E एक्सियल की वैल्यू आपके पास 2kp अपॉन x क्यूब आ जाती है। फिर उसके बाद इसी की दूसरी सिचुएशन आ जाती है बेटा जी, जिसको इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है। देखो फटाफट रिवीजन करेंगे, क्या कहते हैं सर? इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। इक्वेटोरियल लाइन में क्या होगा? एक चार्ज आपके पास प्लस Q होगा, दूसरा चार्ज आपके पास माइनस Q होगा, a डिस्टेंस यहां होगा, x डिस्टेंस पर आपका कोई पॉइंट P होगा। यहां पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आपके पास क्या निकल कर आ जाता है? अगर ई इक्वेटोरियल की बात करी जाए तो ये आपके पास हो जाता है KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। और जब हम यहां भी एक कंडीशन लगाते हैं कि x इज फार ग्रेटर देन a, तो ई इक्वेटोरियल आपके पास हो जाता है बेटा जी KP अपॉन एक्स क्यूब। और इस सिचुएशन में आपको एक रिजल्ट मिलता है कि ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल अगर आप कर रहे हैं, ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल आप कर रहे हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है सर वो आपके पास 1/2 मिल जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन जो है वो 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन के बराबर होती है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है सर, क्या बात बता रहे हो सर। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी आखिरी सिचुएशन की। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक कोई प्लस Q चार्ज है, आपके पास एक कोई माइनस Q चार्ज है,
और यहां से आपको पी पॉइंट पर, यहां से आपको अगर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। अगर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये आपके पास डाइपोल मोमेंट होता है, इसकी वैल्यू पी होती है, ये एंगल थीटा होता है, ये एक्स होता है, ये ए होता है, ये ए होता है, और ये जो हम सिचुएशन पढ़ रहे हैं इसको एट एनी पॉइंट के नाम से जाना जाता है। एट एनी पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इस सिचुएशन में एक्स जो है वो फार फार ग्रेटर देन ए होता है। तो जब आप इस डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट करते हैं तो इधर जो कंपोनेंट आता है ये पी साइन थीटा हो जाता है और इधर जो कंपोनेंट आता है वो पी कॉस थीटा हो जाता है। ये जो पी कॉस थीटा ये एक्सियल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सियल वाली इधर हो जाती है और इक्वेटोरियल वाली इधर हो जाती है। और जब आप इससे रिजल्टेंट निकालते हो, सर इक्वेटोरियल इधर क्यों लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो ऑपोजिट होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। अरे बात समझ आ रही है। डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लाई करते हैं। एक्सियल में जिधर डाइपोल जाएगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। यहां अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो इसका जो नेट रिजल्टेंट मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इधर मिलेगा। कैसे मिल रहा है सर, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, P और E जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, और यहां पर आपका P और E जो है इक्वेटोरियल लाइन में दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। देखो अगर आप इधर बात करोगे तो एक्सियल लाइन की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। ये आपके पास सिचुएशन है। जब यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लिखते हैं, जब आप ई नेट का फॉर्मूला यहां पर लिखते हैं तो ये ई नेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास KP अपॉन एक्स क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपके पास ये फॉर्मूला हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हो जाता है एट एनी पॉइंट पर। चले भाई, चले स्टोरी को आगे लेकर चलते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो निकल कर आता है वो होता है चार्ज्ड रिंग। ठीक है, अगर हम चार्ज्ड रिंग की बात करें तो देखो चार्ज्ड रिंग में क्या है कि अगर आपके पास ये एक चार्ज्ड रिंग है, इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इसका रेडियस आपको a दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो जाता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है KQX, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अच्छा यहां एक बात हमको समझ आती है कि अगर x हमारा बहुत बड़ा हो जाता है E से, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है वो आपके पास KQ अपॉन यह आपके पास कितना हो जाता है, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है, ये आपके पास KQ अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है। और आप कहते हैं रिंग कैसे बिहेव करती है सर, रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। उसके बाद जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, फिर एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। मतलब आप कहते हो कि एक पॉइंट बीच में कहीं ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, और इधर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन पलट लेती है, तो सेम ये ग्राफ ऐसे ही सिमेट्रिकली इधर मिल जाता है। तो ये जो डिस्टेंस होती है जहां पर आपकी ये जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये मैक्सिमम होती है, तो हमको पता है वो क्या होता है, एट x इक्वल्स टू a/√2 पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज E0। अब सर ये E0 कितना होता है, x की जगह आपको a/√2 उठा के रख देना, आपको E0 मिल जाएगा। ये रहा आपके पास चार्ज सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर। अगर आप सेंटर की बात कर रहे हो, तो सेंटर पे आपको क्या मिल रहा है सर, सेंटर पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अच्छा, इससे एक बड़ा वीआईपी क्वेश्चन बनता है कि अगर आपके पास एक चार्ज्ड रिंग है, और आपको क्या करना है, आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चार्ज्ड रिंग में इसका रेडियस r दे रखा है, ये एंगल आपको अल्फा दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास हो जाता है 2 λ/r sin α/2। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे सवाल बन के आएगा तो वो सवाल निकलना चाहिए। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को और आगे लेकर चलते हैं, कहानी में और आगे बढ़ते हैं और कहानी को और समझते हैं। आगे की कहानी क्या है, इसके बाद आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लॉन्ग
फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की क्या सिचुएशन है। अगर आपके पास एक फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है बेटा, देखिएगा यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, ऊपर एंगल आपके पास θ1 है और नीचे वाला एंगल आपके पास θ2 है। तो यहां पर आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर होती है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के पैरेलल होती है। जो वायर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है k λ/a sin θ1 प्लस sin θ2, याद रखिएगा sin θ1 प्लस sin θ2। और जो वायर के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई पैरेलल, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास k λ/a cos θ2 माइनस cos θ1। ओ भाई साहब, ई पैरेलल पता, ई परपेंडिकुलर पता, तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। 90% चांस है कि मेंस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सवाल पूछे। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सवाल पूछेगा तो भाई आप क्या करेंगे, तो आपका ये ई पैरेलल 0 हो जाता है, बस केवल ई परपेंडिकुलर रह जाता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इस पर जेई मेंस किस तरह के सवाल पूछ सकता है। अगर जेई मेंस की बात करेंगे तो जेई मेंस इस पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है सर, जेई मेंस इस पर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है एसएचएम इन रिंग, इसके सवाल जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। और एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सर्कुलर आर्क, अरे बहुत बढ़िया, इसका कर लीजिएगा। और आप यहां पर इस वाले हिस्से से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसके क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा। अरे बात समझ आ रही है क्या? यस सर, चलो सर, कहानी क्रिस्टल क्लियर है, यहां तक बात अपने को सब कुछ ढंग से समझ आ रही है। उसके बाद अगला हिस्सा हमारे पास आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क की बात आ जाती है आपके पास। अगर आप चार्ज्ड डिस्क की बात करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क की बात करते हो, एक डिस्क है जिसका रेडियस आपको r दे रखा है और यहां से x डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है और आपसे कहा जा रहा है कि बताइए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस फॉर्मूले को बाई हार्ट याद किए रहिएगा, इस फॉर्मूले से आपको जनरली क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल्स कर रहे थे, कहा गया, हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स में तो हमारे पास एक हिस्सा इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का रह गया था, जिसको हम कहते हैं डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम बात करते हैं डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, आपके पास देखना बेटा, ये खूब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर अगर आपने किसी डाइपोल को रख दिया है, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, तो ये क्या करता है, ये सर टॉर्क एसोसिएट करता है। इस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है सर, टॉर्क अपने पास हो जाता है पीई साइन थीटा। बहुत बढ़िया सर, टॉर्क जो होता है ये आपके पास हो जाता है पीई साइन थीटा। अच्छा, इसी में एक और स्टोरी होती है, और वो अगली स्टोरी क्या होती है सर, वो स्टोरी होती है कि इस पर आपसे एसएचएम का सवाल पूछ लेगा, चार्ज क्यू दे देगा, मास एम दे देगा, और ये आपका साइन थीटा बहुत छोटा हो जाता है, तो ये टाउ इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी इंटू थीटा हो जाता है, जिसको हम एसएचएम वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ये माइनस ऑफ के इंटू थीटा हो जाता है। तो टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के हो जाता है, और के की वैल्यू पीई हो जाती है। सेम एज ऐसे ओमेगा निकाल सकता है आपसे, तो इस तरह के क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कंपलसरी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कंपलसरी प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि टॉर्क वाले एसएचएम वाले सवाल अपने को करने हैं, ठीक है बेटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला हिस्सा निकल कर आता है वो होता है हमारा भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम का, तो हमें ये बात पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं फाई से, और वो बराबर होता है किसके, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के। अरे क्लियर है। और जब हम गॉस थ्योरम की बात करते हैं, अच्छा फ्लक्स की और बातें कर लेते हैं। अगर फ्लक्स के एसआई यूनिट की बात करेंगे तो फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या हो जाता है सर, एसआई यूनिट वोल्ट मीटर हो जाता है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाता है। और फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है सर, अगर फ्लक्स की क्वांटिटी की बात करेंगे तो भैया फ्लक्स जो है ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा सर, चलो बहुत बढ़िया सर, ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं गॉस थ्योरम का। जब हम गॉस थ्योरम की बात करते हैं तो गॉस थ्योरम में अपने पास क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है, गॉस थ्योरम की स्टोरी जो है वो अपने पास हो जाती है कि अगर हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं किसी क्लोज्ड सरफेस से, तो ये बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अगर आपने कुछ चार्ज इंक्लोज कर रखे हैं और कुछ चार्ज बाहर है गॉसियन सरफेस के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अंदर वाले और बाहर वाले दोनों चार्जेस की होती है, बट हम इंक्लोज्ड चार्ज ही कंसीडर करते हैं यहां पर, क्योंकि फ्लक्स बस इंक्लोज्ड चार्ज से एसोसिएट होता है, बाहर वाले चार्ज से कोई फ्लक्स एसोसिएट नहीं होता है। और फिर उसके बाद बात आ जाती है क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इसके बाद कहानी आ जाती है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और जब आप गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन की बात करते हैं, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो इस एप्लीकेशन की बस एक ही लिमिटेशन होती है, और वो क्या है कि ये केवल सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए वैलिड है, अनसिमेट्रिकल बॉडीज के लिए आप गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। तो जो सबसे पहली सिमेट्रिकल बॉडी हमारे पास निकल कर आती है वो होती है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर आपके पास एक कोई वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ए डिस्टेंस पर जाकर अगर आपने कोई पॉइंट पी लिखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो जाता है सर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाता है। और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाता है। इसके बाद दूसरी स्थिति आ जाती है आपके पास, जब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं, इसी में दूसरा हिस्सा, तो ये आपके पास हॉलो वायर हो जाता है। जब आप हॉलो वायर की बात करते हैं तो ये आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो वायर होता है। अरे क्लियर, चार्ज कैसे होगा सर, इसके ऊपर चार्ज सरफेस पर होगा, इसका रेडियस आर होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की बात करेंगे तो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, तो हमें जनरल ग्राफ ऐसे मिल जाता है। और भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला आपके पास हो जाता है कितना सर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जब आप सरफेस पर होते हो तो आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैक्सिमम होती है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। अरे क्लियर है, ये आपके पास आउटसाइड हो जाता है। सरफेस पर जब आप बात करते हैं तो ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर हो जाता है। और इनसाइड की जब आप बात करते हैं तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। लेकिन जेईई मेंस ने पिछले ईयर्स में क्वेश्चंस कहां से पूछे हैं, पिछले ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे हैं सॉलिड कंडक्टिंग वायर से। मतलब अगर आपके पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर से अगर चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है और फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी कोई खास बात नहीं है। बाहर अगर आप बात करेंगे तो बाहर आउटसाइड वही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लैम्डा अपॉन, मतलब इसको हम करते हैं, इसको हम लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी लिखते हैं, लेकिन इसको हम याद करते हैं रो के टर्म में। और ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है रो आर स्क्वायर नहीं, रो आर क्यूब अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, रो आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी इसको देख लेंगे, ये अपने पास हो जाता है रो आर स्क्वायर अपॉन रो आर क्यूब अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपके पास किधर, ये एक्सप्रेशन है आपके पास आउटसाइड का। अच्छा, जब आप सरफेस पर आते हैं तो ये आपके पास हो जाता है रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब आप अंदर जाते हैं तो यही एक्सप्रेशन बदल जाता है रो इंटू स्मॉल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे क्लियर है, यस सर, चलो सर कहानी क्लियर है। यहां पर आपने लैम्डा लिखा है सर, सिग्मा क्यों नहीं लिखा है सर? आप लैम्डा और सिग्मा के बीच में रिलेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे सर? Q इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर? Q इक्वल्स टू, अगर अपने पास सिग्मा की बात करें, देखो सिग्मा इक्वल्स टू हो जाता है हमारे पास Q बाई ए। अगर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा सर? 2 पाई आर एल। अरे देखो ना, तो Q बाई एल को क्या लिख सकते हो? लैम्डा। तो सिग्मा इक्वल्स टू कितना हो जाता है? लैम्डा अपॉन 2 पाई आर। तो अगर आप लैम्डा और सिग्मा में कन्वर्जन चाहते हैं तो यहां से कन्वर्जन कर सकते हैं। अरे क्लियर है, सेम एज यहां भी कर सकते हैं, बट रो के टर्म में याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे क्लियर है। अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सरफेस तक आपको लीनियरली मिलेगा, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कहानी अपने पास आ जाती है, जो हमारी अगली स्टोरी होती है, जो हमारी अगली एप्लीकेशन होती है गॉस थ्योरम की, वो होती है भैया शीट। अगर आप शीट की बात करेंगे तो ये शीट दो तरह की होती है, एक आपके पास होती है कंडक्टिंग, एक होती है आपके पास कंडक्टिंग, और एक होती है आपके पास नॉन कंडक्टिंग। एक होती है आपके पास कंडक्टिंग, एक होती है नॉन कंडक्टिंग। अगर आप नॉन कंडक्टिंग शीट की बात कर रहे हैं, मतलब चार्ज पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सर? सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है, तो यहां पी पॉइंट पर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। लेकिन अगर यही शीट, और अगर आप यहां एक बात और ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस एक्स पर डिपेंड नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर यही इनफाइनाइट शीट आपकी कंडक्टिंग शीट हो जाती है, अगर यही इनफाइनाइट शीट आपके पास कंडक्टिंग शीट हो जाती है, तो चार्ज दोनों सरफेस पर डिवाइड होता है और बीच में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाती है। तो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये आपको मिलती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे क्या इस बात की क्लैरिटी है? यस सर, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, सेम ग्राफ बनेगा, बस यहां पर पीक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और जब आप इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स के पीक की बात करेंगे तो ये आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट आपके पास क्या निकल कर आ जाता है? इसके बाद जो आखिरी हिस्सा आ जाता है हमारे पास, वो हो जाता है हमारे पास स्फीयर।
जब हम स्फेयर की बात करते हैं तो स्फेयर में भी वही कहानी है कि इसमें भाई चार्ज सरफेस पर लाई करेगा या वॉल्यूम पे लाई करेगा। तो अगर आपके पास सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग है, सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग बॉडी है, या आपके पास हॉलो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, तो जो चार्ज होगा वो सरफेस पर होगा। हॉलो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है तो सर चार्ज कहां लाई करेगा? सर चार्ज सरफेस पर लाई करेगा। अरे क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है सर, क्लैरिटी है सर, बहुत प्रॉपर क्लैरिटी है। रेडियस कितना है भैया? आर रेडियस है। अगर आप बात करेंगे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, मतलब आउटसाइड की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास हो जाता है Q/4πε0 r², सिंपल KQ/r², पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अगर आप सिग्मा के टर्म में आंसर लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास हो जाता है सिग्मा r²/ε0 स्मॉल r का स्क्वायर। अच्छा सर, जब अपन सरफेस पर आ जाते हैं तो यही फॉर्मूला क्या हो जाता है सर? Q/4πε0 कैपिटल R का स्क्वायर हो जाता है, और इनसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। और जब आप ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ कैसा मिल जाता है सर? से मैसेज आएगा, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा सर, यहां पर आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πε0 r² हो जाती है, या सिग्मा/ε0 हो जाती है। अच्छा, इसके बाद आखिरी सिचुएशन होती है जिसमें हम बात करते हैं किसकी? जिसमें हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की। किसकी बात करते हैं सर? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की। अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात करी जाए तो इसमें क्या है? ये आपके पास चार्ज स्फीयर है, जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के अलोंग है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भाई साहब वॉल्यूम के अलोंग है। इसका रेडियस कितना है सर? इसका रेडियस r दे रखा है। अगर आप आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कितना हो जाएगा? फॉर्मूला वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। Q/4πε0 r², पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। यही फॉर्मूला आप ज्यादा करके यूज करेंगे, बट इवन देन अगर आप नहीं यूज करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, रो के टर्म में फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ρr³ r², आपके पास ρr³ कैपिटल R है ऊपर आपके पास फॉर्मूला हो जाता है ρr³/3ε0 r²। ठीक है। अच्छा सर, जब अपन सरफेस पे आ जाते हैं तो कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो जाता है, तो ये ρr/3ε0 हो जाता है। जब इनसाइड जाते हैं तो कैपिटल R की जगह, इस कैपिटल R की जगह स्मॉल r हो जाता है, तो ये आपके पास ρr/3ε0 हो जाता है। मतलब अगर आप ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ आपको कैसे मिलेगा? तो अगर आप ग्राफ की बात करेंगे तो आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कहां तक सर? सरफेस तक, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, सरफेस पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है। अब हम बात करें प्रॉब्लम्स कैसे पूछी जाती हैं। गॉस थ्योरम से रिलेटेड, तो भाई सबसे पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सवाल लगा लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कैसे सर? क्लोज्ड सरफेस वाले क्वेश्चंस। क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स एंड इनक्लोज्ड चार्ज, क्यू इनक्लोज्ड वाले क्वेश्चन। अच्छा सर, उसके बाद अपन क्या करेंगे? सिमेट्री वाले क्वेश्चन। उसके बाद क्या सर? सॉलिड एंगल वाले क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद बात आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। जब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की बात करते हैं तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एंड दूसरा हिस्सा आपको कैविटी वाली प्रॉब्लम्स। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको करनी है, और ये सारी प्रॉब्लम्स आपको स्लाइड के नीचे 20 क्वेश्चंस के थ्रू मिल जाएगी। तो अपने चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, और सर इसके बाद अपने 20 क्वेश्चंस लगा लीजिए। पूरा का पूरा चैप्टर बहुत कम समय के अंदर आपका बाइंड अप हो जाएगा, और आप अपने जेईई मेंस में अच्छा कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वन शॉट बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ फिर हम अगले चैप्टर्स के और वन शॉट आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।